नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का संविधान कहता है कि भारत देश के नागरिकों को भारत में कहीं भी किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन भारत देश का संविधान बनारस में नहीं चलता। बनारस होनोलुलु में नहीं पड़ता, ये बात ठीक है, लेकिन बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए बनारस से निर्दलीय प्रत्याशियों को, इस देश के नागरिकों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। मोदी के खिलाफ जितने ज्यादा प्रत्याशी होंगे, मोदी को उतनी ही मुश्किल होगी। चलिए, मोदी की मुश्किल तो समझ में आती है, लेकिन चुनाव अधिकारी बने डीएम को किस बात की चिंता है, ये समझ में नहीं आता है। मोदी के चुनाव की चिंता मोदी से ज्यादा चुनाव आयोग को दिखाई देती है। बनारस में प्रशासन की गुंडई, पीएम मोदी को फिर से सांसद बनाया जाए, निर्विरोध बनाया जाए, कुछ लोगों को मार करके, कुछ लोगों को पीट करके, कुछ के पर्चे खारिज करके, और शेष को तो पर्चा दिया ही नहीं जाएगा। 2 दिनों से लगातार मैं भी लगाया हूं और तमाम लोगों ने फोन किया, इस धरने पर भी बैठे हैं। पर्चा लेंगे कैसे? भारत निर्वाचन आयोग संज्ञा शून्य बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जो लोग मोदी के खिलाफ पर्चा खरीदने के लिए आए हैं, उनको पुलिस खींच खींच कर भगा रही है। ये मोदी का लोकतंत्र है। क्या आम लोगों को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? ये सरासर तानाशाही है। लोगों के अधिकारों को जब पूटों तले रौंद दिया जाता है, सामान्य नागरिक के अधिकारों को जब सत्ता की ताकत के आगे मसल दिया जाता है, तो उसे ही तानाशाही कहा जाता है। ये देखिए, प्रयागराज में ये छेदू चमार जी हैं। कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, हर बार पर्चा भर लेते हैं, अकेले ही वोट मांगते हैं, हार जाते थे, लेकिन कभी इनको पर्चा भरने से नहीं रोका गया। लेकिन इस बार रोक दिया गया, और सिर्फ रोका ही नहीं गया, बेइज्जत करके भगाया गया। छेदू भारत के ही नागरिक हैं। छेदू के पास 10 नहीं 1000 प्रस्तावक है, 1000, लेकिन उनको नहीं भरने दिया गया पर्चा, भगा दिया गया, वो भी बेइज्जत करके। तानाशाही ऐसे ही आती है। संविधान को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खाने वाली बीजेपी के सुल्तान इस पर कुछ नहीं बोलते। जो राजा संविधान होते हुए, कानून होते हुए लोकतंत्र को जूतों के नीचे रौंदते और मुंह से संविधान संविधान और बाबा साहेब का गाना गाता रहे, उससे ज्यादा खतरनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं। दोस्तों, बनारस में चुनाव लड़ने के इच्छुक समाज सेवक और पत्रकार ब्रिजभूषण दुबे जी आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि उनको आखिर क्यों भगाया गया, उनको मोदी के खिलाफ पर्चा क्यों नहीं खरीदने दिया गया। ब्रिजभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अभिनंदन, शुभकामना। ब्रिजभूषण जी, क्या हो गया भाई? आपके बनारस में भारत देश का संविधान क्या लागू नहीं होता है क्या? क्यों पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है आपको? देखिए, एक तो पहली बात की मोदी के खिलाफ हम किसी के खिलाफ नहीं है। अपनी बात उचित माध्यम तक सार्वभौमिक रूप से संप्रेषित किए जाने के लिए यह खराब लगता है उनके खिलाफ, और नेता विरोधी दल, यह सब मुझे पता नहीं क्यों अटपटा लगता है। हम उनके खिलाफ क्यों? हम अपनी बात उचित माध्यम तक संप्रेषित करेंगे, इसलिए मैं लड़ना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। जब अब इसका कारण समझिए, जब 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी आए, यानी मोदी जी आए, तो उन्होंने कहा मुझे तो मां गंगा ने बुलाया था। प्रज्ञा गंगा जी के लिए 30 वर्षों से सतत संघर्ष किया हूं, और ये हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, पेपर की कटिंग है, जो भी हमारे पास संचार जनित माध्यम से सब कुछ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बुलाया, गोविंदाचार्य जी को बुलाया, और नाखून हम लोगों के काले हो जाते थे गंगा की सफाई। यद्यपि यह भी कहना ठीक होगा आज के इस अवसर पर कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम प्रतिमाओं को विसर्जित करने से नहीं रोका था, तब हम लोग रोकते थे अनुरोध करके। ऐसे तमाम बिंदुओं पर किया है, गोमुख से लेकर के पश्चिम बंगाल में, जहां गंगा हुगली नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 10 साल का समय पर्याप्त है, एक बार समीक्षा तो होनी ही चाहिए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बनारस में
गंगा जी के लिए काफी संघर्ष किया, तमाम नाले वैसे ही गिर रहे हैं, कोई बहुत अंतर नहीं है। इस टीपी का कोई मतलब नहीं है, केवल कागजों में चल रही है, जिसे हमने व्यापक तौर पर दिखाया है। अब केवल इस मामले को लेकर के, गंगा तो सामान्य मामला है नहीं, गंगा पर्यावरण है, गंगा लेकिन ब्रजभूषण जी, इस देश में, ये तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान कहता है कोई भी आम नागरिक अगर चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। आपसे दिक्कत क्या हो गई? क्या इस देश में अब आपातकाल लागू हो गया है? मैं सीधा सा ये जानना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ आपने जो भी काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते अगर आप मोदी के सामने, मैंने ये बात क्यों कही, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अब इसको ऐसे ही लिया जा रहा है। अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहा है तो ये तो मोदी के खिलाफ है जी, क्यों नहीं आपको पर्चा भरने दिया गया? आपके पर्चा भरने से किसको इतनी तकलीफ हो गई भाई? हम ही को नहीं, पर्चा किसी को नहीं भरने दिया जाएगा। अब अच्छा, आपको बताते चले, 16 लोग एक ईवीएम में, एक वोटिंग मशीन में आएंगे। इनका मानना है कि 16 से अधिक न हो। यदि 4 वोटिंग मशीन को जोड़ दिया जाए तो 64 उम्मीदवार एक साथ हो सकते हैं, लेकिन इनका यह मानना है कि कम से कम लोग रहे, हटा दिया जाए, कुछ को डंडा फांस करके, कुछ की जांच करा करके, कुछ को अनेकानेक इनके पास पावर है, जैसे चाहेंगे उस पावर का सदुपयोग और दुरुपयोग करेंगे। हम अपने लोगों को लगाए थे, ट्रेजरी चालान 25,000 रुपए की होती है, और पर्चा तो निःशुल्क मिलता है, न पर्चा मिलेगा न ट्रेजरी चालान करने दिया जाएगा। तो ऐसे हम ही नहीं है, अनेकानेक लोग, मतलब पर्चा खरीदने भी नहीं दे रहे हैं, खरीद भी नहीं सकते? नहीं खरीदने ही नहीं देंगे। आप कैसे खरीदेंगे? मोबाइल जमा करा लिया जाएगा, मोबाइल जमा करा लिया जाएगा, और फिर आप लाइन में लगे, पर्चा मिलेगा ही नहीं। फिर कहेंगे समय समाप्त हो गया, फिर आप घर चले जाएंगे। अगर आप इस मामले को लेकर के प्रतिरोध जता रहे हैं तो पुलिस वही करेगी जो करती रहती है। ऐसे ही हुआ। अब 2 दिन और है। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आई एक बात कि क्यों पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है, और मोबाइल क्यों जमा कर दिया जा रहा है कि भाई जमा करिए आप अपना मोबाइल? वो जमा इसलिए कराएंगे कि कोई इसका वीडियो न बना सके, कोई फोटो न ले सके, कोई किसी से बात न कर सके, संचार जनित माध्यमों से पूरी तौर पर वह कट जाए, और फिर लाइन में लगे थक हार के चला जाए। मैं बताऊं, तमाम प्रदेशों से आकर के, आज भी हमने कुछ लोगों से बात किया है, मैंने पूछा है कि आप दिल्ली से आकर के क्यों नामांकन करना चाहते हैं? कहा हमारे भीतर गुस्सा है, हमारे भीतर गुस्सा है, इन्होंने जो किया था उसको पूरा नहीं किया, इसलिए हम प्रतिरोध जताने के लिए नामांकन करने आए। मैंने अभी पूछा, यहाँ आपके 10 प्रस्तावक भी नहीं मिलेंगे? उन्होंने कहा हम खोज लेंगे, लेकिन गुस्सा तो उतारेंगे, और लोकतंत्र में ऐसा करना चाहिए। हमारी जो मूल भावना थी, अब मूल रूप से, मूलतः हम गंगा के अलावा असी और वरुणा, 2 जो पवित्र नदियां हैं, वह मालगाड़ी, कचरा ढोलने वाली मालगाड़ी हो गई है। इनकी सेहत इतनी खराब हो गई है, जब भी कोई वीआईपी आता है तो उसको कनात लगा करके ठग दिया जाता है। यह एक ऐसा पर्व था जिसमें मैं अपनी बात उचित माध्यम तक वैश्विक रूप से संप्रेषित कर सकता था। तो डीएम क्या बोलकर आपको पर्चा नहीं दे रहे हैं? क्या बोलकर वापस लौटा? डीएम, अच्छा ये नहीं पता है कि डीएम और सब लोग स्पाइनल लेस हैं। स्पाइनल लेस, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है वह स्पाइनल लेस है। मैंने डीएम को 24 घंटे पहले उनके सरकारी मोबाइल 945441 वाले पर मैसेज किया। हमने बताया कि 2 दिन से लाइन में लगने के बाद, मुझे ऐसे समझाइए, आप निकले घर से, आप लाइन में लगे, आप मुझे वो पूरा सिनेरियो बताइएगा जरा, कि फिर आप लाइन में लगे पहुंचे डीएम साहब के पास, और फिर क्या बोला गया आपसे, वो पूरा मुझे जरा सिनेरियो समझाइए। वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। नंबर 1, यदि आप वहां तक पहुंच पाए, डीएम साहब तो पर्चा दे नहीं रहे हैं, पर्चा तो देगा उनका कोई क्लर्क होगा, उनका कोई अधिक से अधिक राजपत्रित अधिकारी होगा, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। यदि पहुंच गए तो कहेगा 10 प्रस्तावक आपके कहां हैं, उनका आधार कार्ड ले आइए, उनकी मोबाइल नंबर ले आइए। अब भारत निर्वाचन आयोग में यह चीजें हैं कि आप पर्चा लेंगे, निःशुल्क पर्चा आपको मिल जाएगा। 25,000 रुपए, यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 25,000 रुपए ट्रेजरी चालान के लगेंगे, और जो आरक्षित लोग हैं उन्हें 12,500 है। यदि आप पर्चा लेने वाले स्थान पर पहुंच गए तो वह कहेंगे कहाँ है आपके प्रस्तावक, अब उनकी परेड कराइए प्रस्तावक की, जबकि भारत निर्वाचन आयोग में कहीं भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि आप पर्चा लेने के समय अपने प्रस्तावकों को ले आएंगे वहां।
लेकिन अब इनको करना है एनी हाउ, पर्चा नहीं देना है, ट्रेजरी चालान। कई लोगों ने तो ट्रेजरी चालान किया, उसके बाद भी पर्चा नहीं मिला। आज हमसे वार्ता किया है, उस वीडियो को मैंने डाला है थोड़ी देर पहले। कई लोगों ने ट्रेजरी चालान दिखाया और उसके बाद भी पर्चा उन्हें नहीं मिला। तो ये बताइए, निर्दलीय पर्चा भरने के लिए कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है? 10 लोगों को, 10 प्रस्तावक की आवश्यकता है और उसी संसदीय क्षेत्र के होने चाहिए। तो यह कोई बड़ा विषय नहीं है। जो भी चुनाव लड़ने आएगा तो 10 प्रस्तावक उन्हें मिल जाते हैं, जमानत कराने वाले मिल जाते हैं, कंधा देने वाले मिल जाते हैं। अगर कोई, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इसकी कमी तो है नहीं कि 10 प्रस्तावक नहीं मिलेंगे, लेकिन अब 10 प्रस्तावक की परेड कराइए उनके सामने। यह नए नियम बनाएंगे, सारे नियमों को ताक पर रख दिया और इनके लिए नियम और कानून केवल इसके ऊपर की चीजें हैं, भीतर से तो अत्यंत घटिया और निंदनीय चरित्र इनका है। मैंने डीएम को, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने कड़े शब्दों में लिखा, यह सब क्या हो रहा है और आप हमें बताइए कि पर्चा क्यों नहीं मिल रहा है। साफ संज्ञा शून्य बने हुए हैं और एनी हाउ उनको खारिज करना है। पर्चा देंगे ही नहीं, पर्चा जब नहीं देंगे तो आगे कुछ होगा ही नहीं, इसलिए तो पर्चा वो नहीं। क्या बोल क्या रहे हैं कि इसलिए पर्चा नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं, वो कहेंगे कि ले आइए, प्रस्तावक ले आइए, उन्हें दिखाइए। अच्छा। 10 लोगों के आधार कार्ड कहाँ है, उनके मोबाइल नंबर कहाँ है, फिर उस मोबाइल नंबर से बात करेंगे। और पर्चा लेने वाले काउंटर तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। न पेयजल की कोई व्यवस्था है और न ही मौलिक सुविधाओं का कोई प्रावधान है। पर्चा खरीदते समय ही प्रस्तावकों की जरूरत होती है या फिर सिर्फ जमा करते समय? जी नहीं, पर्चा खरीदते वक्त आप आधार कार्ड दिखाएंगे, पर्चा किसी का कोई ले लेता है। अब आप बताइए, राहुल गांधी पर्चा लेने गए थे क्या अन्य जो लोग लड़े हैं, राजनाथ सिंह जी लखनऊ में पर्चा लेने गए थे क्या लाइन में लग करके? क्या अखिलेश यादव और डिम्पल यादव और अन्य लोग पर्चा लेने गए थे क्या? एक आदमी जाएगा, आधार कार्ड दिखाएगा, पर्चा लेकर चला आएगा। हमने भी ऐसे ही लगाया था, पर्चा मिला, 25,000 रुपए मैंने अकाउंट से निकाल करके, वो भी हमारे पास उसका है। हमने न ट्रेजरी हो पाई और न ही पर्चा मिल पाया। तो ये तो अन्याय है सरासर, एक तरीके से तानाशाही। अन्याय नहीं है, तो यह तो तानाशाही है, संवैधानिक मूल्यों का गला मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे निंदनीय और घटिया आचरण हो ही नहीं सकता। मतलब डीएम साहब मोदी के खिलाफ पर्चा तक नहीं भरने दे रहे हैं। अब इसकी शिकायत कोर्ट के अलावा और कहां किया जाए भाई? अब प्रज्ञा, इसमें कोर्ट क्या कहेगा? अब संवैधानिक बातों पर आते हैं और कानूनी पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं। कोर्ट कहेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, आप उसके पास जाइए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हर जिले में प्रतिनिधित्व कौन करता है? वहां का जिला निर्वाचन अधिकारी। हमने उनको कर दिया, हमने अजय राज शर्मा है उनको कर दिया, जो यहाँ के कमिश्नर है। साफ संज्ञा शून्य बने हुए हैं। मैंने कड़ाई से किया, आपने वीडियो में भी किया, अब भी कह रहा हूं, आपका एक सम्मानित चैनल है और दूर दूर तक देश विदेश तक जाता है। अब भी कह रहा हूं, मैंने मैसेज किया है, मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। मैसेज तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने कोरोना काल में कहा था कि अब आपके पास नहीं आ सकते। हमने मैसेज किया है तो आप उसको पढ़िए, उसका रिप्लाई करिए। और यह आर्टिकल 21 में हमारे मौलिक अधिकारों में है, आप उस पर उसका क्रियान्वयन करिए। बिल्कुल है। ब्रजभूषण जी, प्रधानमंत्री मोदी जी तो हर जगह संविधान करते रहते हैं कि जी हमारा लोकतांत्रिक, विदेशों में जाके कहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ इतना घोर अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ, मजाक उड़ाया जा रहा है संविधान को। अब करनी और कथनी प्रधानमंत्री जी ही क्यों, यहाँ के मुखिया क्यों नहीं, यहाँ के मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी क्यों नहीं? मैं उनको भी इंगित करके कह रहा हूं, तमाम लोगों को घसीट करके पुलिस ले जा रही है, बाहर कर रही है। ये मजाक है क्या? 25,000 रुपया सामान्य क्यों बाहर कर दिया जा रहा है कि पर्चा मत नहीं? अगर पर्चा नहीं, पर्चा लेने ही नहीं देंगे, पर्चा भरने की तो खरीदने ही नहीं देंगे। पर्चा खरीदने का कोई पैसा नहीं लगता है, पर्चा तो ऐसे ही देंगे। ट्रेजरी चालान का 25,000 रुपया जब पर्चा लेने ही नहीं देंगे तो भरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे जैसा व्यक्ति, हम लगाए थे बच्चों को, हमारा बेटा गया था लाइन में लग, सुबह चाय करके गया था और शाम को आया, कहा कि नहीं मिल पाया। और लोगों को भी लगाया था, अच्छे लोग लगे थे, लेकिन पर्चा नहीं मिल पाया। जब पर्चा मिलेगा ही नहीं तो फिर भरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये तो बड़ी मतलब बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि पर्चा खरीदने ही नहीं दिया जा रहा है। क्या हो जाएगा अगर 2-4-10 लोग निर्दलीय पर्चा खरीद लेंगे भी मोदी के खिलाफ? भाई उनसे किसी न किसी तरह की कोई नाराजगी होगी, या फिर वो खुद चाहते होंगे कि कोई बदलाव हम लेकर आए जी, इनसे उम्मीद दिखाई, ये तो कुछ कर नहीं पाए, लाइए हम ही कुछ करते हैं देश के लिए, अपने बनारस को और विकसित करने का प्रयास करते हैं, अपने बनारस की को विकास करने के लिए कुछ हम भी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो संविधान कहता है। तो अगर 2-4-10 निर्दलीय लोग पर्चा खरीद लेते या पर्चा भर देते, चुनाव लड़ लेते, तो इससे डीएम साहब को क्या दिक्कत हो रही है और इससे क्या नुकसान क्या होगा, मैं ये समझना चाह रही हूँ। आपको सामान्य सा समझना है, डीएम साहब क्या करेंगे? जो ऊपर से कहा जाएगा वैसा ही करेंगे। स्वतः कोई विवेक है क्या? ब्रजभूषण दुबे की बात अगर वाराणसी के जिलाधिकारी तक पहुंच रही है तो मैंने उनके सरकारी मोबाइल पर मैसेज किया, उनको जवाब दे, और जवाब पाना हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, आप लिखते रहिए, लिख करके करेंगे क्या? तो अब अगला सवाल आपका आपसे क्या चुनाव आयोग ने एक डीएम साहब को आदेश दिया होगा कि नहीं जी, आप निर्दलीय लोगों को किसी को पर्चा ही मत खरीदने दीजिए, भरना तो बहुत दूर की बात है, नहीं तो मोदी साहब के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बिना चुनाव आयोग के आदेश के तो ये कोई इतनी आसानी से तो कर नहीं सकता, खुलेआम हो रहा है बनारस में, तो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, हम जो कह रहे हैं वो यथार्थ से आच्छादित है, हम कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे। हमारे पास तमाम वीडियो है, तमाम लोगों के बयान है, हम ऐसे क्यों कहेंगे? हमें जिम्मेदार नागरिक हैं, इस प्रकार का हम झूठ फैला करके हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम जो कह रहे हैं, मेरे साथ घटना घटित हुई है उसको कह रहे हैं, और डीएम साहब अगर निष्पक्ष है, आरओ है, जिला निर्वाचन अधिकारी है, भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, या भारत सरकार के नौकर, हमारी बात अगर उन तक पहुंच रही है, अभी भी तनिक भी शर्म शेष बची हो तो जवाब दें और नामांकन पत्र हमें दें, और हम 25,000 रुपए की ट्रेजरी कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे देश नहीं चलेगा, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। हम क्या करेंगे चुनाव में? ठीक है, हम एक ही वोट पाए, वो अभी न वोट पाए, 0 पर आउट हो पाए, हो जाए, यही तो सवाल है कि किस बात का डर है, किस बात का खौफ, किस बात का है? लेकिन संविधान में वर्णित है, उनका यह है कि साहब ने जो कह दिया वही होगा। साहब से सो बहुत रहे, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माह। यही है जो मेरे साथ हुआ है, उसको मैं बता रहा हूं, और इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे हम। फिर क्या करेंगे आप अब आगे? हम चिल्लाएंगे, चिल्लाने से कोई रुकेगा क्या? टुकड़े टुकड़े बिक जाएंगे, बोटी बोटी काट देंगे, दर्जनों मुकदमे लाद देंगे फर्जी, तो भी हमारी आवाज वह नहीं रोक पाएंगे। कैसे रोकेंगे? वाक और अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान ने दिया है, अनुच्छेद 19(1) में हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको हम करेंगे, चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे देशवासियों को, और वैश्विक स्तर पर बताएंगे। जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य मिशन है, 10 साल में गंगा वैसे ही रह गई, वाराणसी में नाले वैसे ही गिर रहे हैं। अब प्रज्ञा सवाल यह उठता है कि यदि किसी ने इसे नहीं दिखाया, बहुलता में लोगों ने इसको, अब एक चीज और है, क्यों हमें आना पड़ा? मैनिफेस्टो में नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है और न ही विपक्षी दलों में है, किसी ने नहीं नाम लिया। अब मोदी जी ही क्यों? हम विपक्ष का भी नाम लेते हैं, उन लोगों ने भी कभी गंगा के सवाल पर कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी आती है, मोदी जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो आपने शुरुआत में ही बताया कि मोदी तो खुद ही कहते थे कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है। तो फिर अब ऐसी परिस्थिति क्या आ गई कि उनके जो बेटे हैं, माँ गंगा के जो असली बेटे हैं, उनको तक लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं आपकी बात कर रही हूँ और आप जैसे तमाम लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक बात है, असली और नकली बेटे का सवाल नहीं है। उन्होंने बताया कि मैं असली बेटा हूं, उन्होंने बताया, देश ने नहीं कहा कि आप असली बेटे हैं। लेकिन और जो बेटे हैं, लोकतंत्र में विपक्ष की भी बड़ी भूमिका है, यह लोग भी संन्यास में रहे, इसलिए मैं चाहता था चुनाव लड़ूंगा। मोदी ही क्यों, ये लोग क्यों नहीं? सभी का नाम लेकर के कह रहा हूं, कहने में कोई गुरेज नहीं, हमारा कोई अपना पर्याय नहीं है। मोदी ही क्यों? विपक्ष की शानदार भूमिका यदि रहती तो मैं नामांकन के लिए इस तरह से लाइन में नहीं लगता। लेकिन विपक्ष भी संन्यास होने था। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रियंका गांधी एक बार यात्रा की प्रयागराज से लेकर के, और मिर्जापुर होते हुए वाराणसी, गाजीपुर बलिया, गंगा जी नहीं दिखी। अन्य विपक्षी दलों को भी कह रहा हूं, किसी को गंगा जी नहीं दिखी। तमाम वीडियो, हमारे दर्जनों दर्जन वीडियो है,
इलाहाबाद के वीडियो हैं, प्रयागराज के, कानपुर की गंगा को दिखाया हमने, ऋषिकेश की गंगा को दिखाया जहां सीधे सीधे नाले गिर रहे हैं गोमुख से लेकर के अच्छा गंगा ब्रजभूषण सागर तक। मुझे ना थोड़ा सा तस्वीर साफ करिए, क्योंकि आप तो बनारस में बैठे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो इतने बड़े बड़े मिशन चलाए और इतनी बड़ी बड़ी बातें, नमामि गंगे और न जाने कहां से क्या क्या उन्होंने इतना जो है उसे इवेंट बना दिया इतना बड़ा। तो फिर इसकी सच्चाई क्या है, जरा बताइएगा कि क्या हालत है बनारस में गंगा की, खुलकर जो आपके मन में। प्रज्ञा, दर्जनों वीडियो हमारे हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की पवित्र अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाना था, तो उस समय में अस्सी और गंगा के संगम पर, जहां अस्सी तो एकमात्र बलमूत्र भूलने वाली नदी हो गई है, वरुणा धन अस्सी बराबर वाराणसी, दोनों के बीच में काशी बसा हुआ है। तो हमने महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे हमने कहा कि आइए ना, यही अगर कलेजे में दम हो तो यही अस्थियां विसर्जित करिए। यह हमारा एक लोकतांत्रिक तरीका था जिससे कि उनकी बंद आंखें खुले और बहरे कान सुनना प्रारंभ करें। ऐसा हुआ नहीं, समय समय पर मैं करता रहा हूं। तो यह इसलिए मैं चाह रहा था कि इसे करें और जमाने को बताएं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसी गंगा मैया थी आज भी वैसी ही है, तड़प तड़प करके मर रही है। इसलिए जिंदा कौमों का यह दायित्व बनता है कि ऐसे मामलों को उठाएं, और एक महापर्व है, इसलिए मैं चाहता था चुनाव लड़ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजभूषण जी, आपने समय दिया और आप ऐसे ही आवाज उठाते रहिए और आपकी आवाज से आवाज मिलाकर हम भी आपके साथ हैं। तो आज प्रज्ञा यह नहीं पूछेगी, आप प्रज्ञा आप यह नहीं पूछेंगे कि आगे क्या करेंगे, आप भर तो नहीं पाएंगे, आगे क्या करेंगे बताइए। हाँ बताइए, अगले वीडियो में पूछेंगे। नहीं अभी पूछ रहे हैं, बताइए। इसी में जान लीजिए। ब्रजभूषण चिल्ला चिल्ला करके जनतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को आदर्श मानते हुए, जहां तक हमारी सीमाएं हैं जनतंत्र में, चिल्ला चिल्ला करके मैं जमाने को बताऊंगा, सत्ता को बताऊंगा और विपक्ष को भी बताऊंगा कि इन लोगों आपको लगता है एक और सवाल है, आपको लगता है कि जो पर्चा खरीदने नहीं दे रहे हैं, मतलब आपके एक पर्चा खरीदने से, आप जैसे और लोगों 2-4-10 लोगों के पर्चा खरीदने से उनका क्या ही बिगड़ जाएगा? राजा हैं वो, तो साहेब हैं। राजा कैसे है? राजा कैसे है? अब समय बदल गया है ना, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, राजा तो हो ही नहीं। नारायण के अवतार है, विष्णु अवतार राजा अब लोग कहते रहे नारायण के अवतार हो जाए और फिर ठीक है, जिसको जो कहना हो, राजा तो हो ही नहीं सकते। तो कहां तक चिल्लाएंगे, कब तक? हमने डर किस बात का, डर किस बात का? यह सबसे कमजोर लोग हैं, कमजोर आदमी ही ऐसा करेगा, या कमजोर व्यक्ति ही इस तरह जिस तरह से अलग कर रहे हैं, कमजोर व्यक्ति ही करेगा, शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। इनके पास नैतिक मूल्यों का अभाव है, ये हार्टलेस है, कलेजा नहीं है इनके पास। और मैं कलेजे का परिचय चुका, जहां तक हमारी सीमाएं हैं चढ़ कर जाऊं। शुभकामनाएं, मंगल कामना, जहां तक आप लड़ेंगे वहां तक हम आपके साथ रहेंगे, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और वैसे भी आपकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, आप स्वयं भी अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, और आपकी हिम्मत को हम और बढ़ाएंगे, जो हमसे हो पाएगा वो हम जरूर करेंगे। तो आज देश में एक सबसे गजब चीज जो हो रही है वो ये हो रही है कि क्या देश में आपातकाल लागू हो गया है? क्या इस देश में तानाशाही लागू हो गई है? क्या मोदी के खिलाफ कोई आम नागरिक, आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी खबर है ये। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।